गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग। मैं रवि तिवारी फिर आपके सामने। पहले तो ये तय कर लें, आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज सही आ रही है, वीडियो सही चल रहा है, बताएं। आवाज सही आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। अब आप बताइए क्या है, आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है। हाँ, मैं एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूं। और जो है अब आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने चल रहे हैं सिलोजिज्म का। देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, है ना। देखिए, सिलोजिज्म पढ़ने और पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। सिलोजिज्म पढ़ने और पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिलोजिज्म को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, सर्किल बना के, और एक आप सिलोजिज्म को स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम से जब हम सिलोजिज्म सॉल्व करते हैं तो वेन डायग्राम से सॉल्व हुआ सिलोजिज्म अपने आप में पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है, क्योंकि वेन डायग्राम 10 तरह की शर्तों को बताता है और सिलोजिज्म की कुल शर्तें जो होती हैं वो 13 होती हैं, 13 तरह की होती है। तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब आप किसी बड़ी परीक्षा में सिलोजिज्म के सवाल को लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक पीओ में है या आप सीसेट में आईएसएफ पीसीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, या आप बैंक पीओ से बड़ी परीक्षा नाबार्ड दे रहे हैं, आरबीआई दे रहे हैं, ऐसी कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो सिलोजिज्म के अगर 5 क्वेश्चन सेट में आते हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपसे सही हो जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब आप सर्किल से सिलोजिज्म को बनाते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज के केस को क्लियर नहीं करता और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को क्लियर नहीं करता। सिलोजिज्म से अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आईएएस में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दो कथनों से अधिकतम कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न हमारे सिलोजिज्म से पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम तय कर लेते हैं कि जो सर्किल वाला सिलोजिज्म वो फेल हो जाता है। तो आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सिलोजिज्म का ऐसा पढ़ना है कि चाहे आज से आप डिस्क्रिप्टिव सिलोजिज्म को सॉल्व करें, चाहे ऑब्जेक्टिव सिलोजिज्म को सॉल्व करें, कहीं भी सिलोजिज्म को लेकर आपकी कोई दिक्कत ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग स्ट्रक्चर से सिलोजिज्म को पढ़ने चल रहे हैं, जो लॉन्ग लाइफ है और आपको हमेशा जीवन में काम देगा, चाहे आप छोटी परीक्षा का हिस्सा हो चाहे आप बड़ी परीक्षा का हिस्सा हो। क्लियर? तो हमें शॉर्टकट नहीं जाना है कि हम सर्किल से आपको 1-1.5 घंटे में सिलोजिज्म पढ़ा के सर्किल से मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास में संतुष्ट कर दूं, लेकिन जब आप एग्जाम रूम से बाहर निकले तो वहां पे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपको खराब लगेगा और आपको लगेगा कि रवि सर ने बाकी सब चीजें तो अच्छी बताई लेकिन सिलोजिज्म अच्छा नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि 2 घंटे में तो मैं आपको सर्किल बना के संतुष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर ये चाहूं कि आप आईएएस पीसीएस के सारे क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव सिलोजिज्म को सॉल्व करें तो आपको मेरे साथ 3-4 घंटे जबरदस्त 2-3 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हो तो पूरे जोश और खरोश के साथ में उस स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करना आपको शुरू करता हूं। बताइए क्या स्थिति है, बोलिए, तैयार हैं? हाँ, मेरे वाले तरीके से बैंकिंग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तैयार हैं? आइए तैयार शुरू करते हैं। फिर मेरे वाले तरीके से बैंक नहीं, भारत की किसी भी परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस और वादा आपसे दोनों रहा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अगले 2 दिन जैसे मैं आपको जितना होमवर्क दूं, जितनी चीजें तैयार करने के लिए कहूं, जितना प्रैक्टिस कराऊं, उसको एक-एक बार घर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए इन चीजों की शुरुआत अब हम लोग करते हैं। कैसे हम इन चीजों को पढ़ेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले आइए जैसे यहां पे आप लोग देखिए, हम लोग बात किए, कल मैंने आपको बताया था कि सिलोजिज्म में जो कथन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, आई, ई और ओ। ए, आई, ई और ओ, सबकी मैंने पहचान बताई थी। ए की पहचान मैंने आपको बताई थी, इसके प्रारंभ में ऑल या तो सभी लगा होता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑल और हिंदी में बताओ क्या होगा? सभी। आई के प्रारंभ में सम या तो कुछ लगा होता है। ई के प्रारंभ में नो या तो कोई नहीं लगा होता है। इन वाक्यों की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये नहीं आता है तो हम सिलोजिज्म को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत होगी, है ना। और ओ टाइप के जो वाक्य होता है इसमें सम नॉट या कोई नहीं लगा होता है। क्लियर?
जब भी हमें रिजल्ट के लिए कथन दिया जाता है तो हमें दो कथन दिए जाते हैं, है ना। हड़बड़ाइएगा मत, मैं पूरे कंफ्यूजन को क्लियर करूं। जब हमें कथन दो दिए जाते हैं तो हमसे कहा जाता है निष्कर्ष निकालो। तो हम स्ट्रक्चर से निष्कर्ष की प्रक्रिया में कैसे जाते हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर से निष्कर्ष की प्रक्रिया में जाते हैं। जैसे अब इन चारों प्रकार के कथनों को हम कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रक्रिया क्या है कि कैसे दो कथन हमें मिल सकते हैं। जैसे मान लो हमें दो कथन दिए गए और ए टाइप के कथन के साथ हमें ए टाइप का कथन दिया गया, तो निष्कर्ष क्या होगा समझ लीजिए। हो सकता है ए टाइप के कथन के साथ हमें आई टाइप का कथन दिया गया हो, तो निष्कर्ष क्या होगा। हो सकता है ए टाइप के कथन के साथ हमें ई टाइप का कथन दिया गया हो, तो निष्कर्ष क्या होगा। और हो सकता है ए टाइप के कथन के साथ हमें ओ टाइप का कथन दिया गया हो, तो निष्कर्ष क्या होगा। क्लियर। मतलब हमें ए के साथ या तो ए मिल सकता है निष्कर्ष निकालने के लिए, या हमें ए के साथ आई मिल सकता है, या हमें ए के साथ ई मिल सकता है, या हमें ए के साथ ओ मिल सकता है। ये प्रक्रिया ई के साथ भी हो सकती है, आई के साथ। हो सकता है हमें आई के साथ ए मिल जाए और हमसे कहा जाए निष्कर्ष निकालो। हो सकता है हमें आई के साथ आई मिल जाए और कहा जाए निष्कर्ष निकाल दो। हो सकता है हमें आई के साथ ई मिल जाए और कहा जाए निष्कर्ष निकाल दो। और हो सकता है हमें आई के साथ ओ मिल जाए और कहा जाए निष्कर्ष निकाल दो। फिर ये प्रक्रिया इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये प्रक्रिया जो हम लोगों ने की है ये ई के साथ भी हो सकती है। हो सकता है हमें ई के साथ ए मिल जाए, हो सकता है हमें ई के साथ आई मिल जाए, हो सकता है हमें ई के साथ ओ मिल जाए, और हो सकता है हमें ई के साथ ई मिल जाए, और हो सकता है हमें ई के साथ ओ मिल जाए, और सबसे लास्ट हो सकता है हमें ओ के साथ ए मिल जाए, ओ के साथ आई मिल जाए, ओ के साथ ई मिल जाए, और ओ के साथ ओ मिल जाए। इसका मतलब है कथन निकालने की जो प्रक्रिया है इसके चार हिस्से हो सकते हैं अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से। क्लियर। देखिए आइए कमेंट पे से हट जाइए पहले, तो आप ये जो बकवास कमेंट पे लिख रहा है इस पे से हटिए पहले, नहीं तो मैं पढ़ाना बंद करूंगा। ये लास्ट हिस्ट्री की क्लास के नोट्स कुसुम शर्मा जी, ये आपको यहीं पूछना है सब। प्रशांत द्विवेदी जी, ये जो लोग ये घर की बातों को और ये दिमाग की बातों को आप लोगों ने इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ लिया है, मैं कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स से हटके केवल पढ़ें। जो चीजें नहीं है उनको तो आप खराब कर ही रहे हैं, और जो चीजें मैं पढ़ के चल रहा हूं उनको भी आप लोग टाइप कर करके पर्सनल स्टेटमेंट में कन्वर्सेशन में खराब कर रहे हैं, है ना। आप ये जितने भी लोग लिख रहे हैं इनके कमेंट को मैं डिसेबल्ड करा दूंगा और कल से आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सुधारना, मैं आपका बड़ा भाई हूं और सीनियर हूं, आप लोगों को सुधारना मेरी ड्यूटी है। अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपके साथ गलत तरीके से सुधारूंगा आपको, मैं स्ट्रिक्टली पेश आऊंगा आपसे। एक सीनियर और बड़े भाई की ड्यूटी भी होती है कि जो बकवास आप जो सब लिखते हैं यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई के पहले पढ़ाई लिखाई को कंसंट्रेट करो। पढ़ाई बहुत कंसंट्रेशन मांगती है, आप लोग जैसे ही आते हैं लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। ये गलत, आप मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, आप इसको पढ़िए। आइए, अगर ऐसे लोग जिनके लंबे लंबे मैसेज दिखे और पर्सनल कन्वर्सेशन दिखे, मैनेजमेंट को बुला के उनको डिलीट कराऊंगा। आप लोग फिर समझ लीजिए लिख नहीं पाएंगे कुछ, जान लेना आप। संयमित रहो बेटा, है ना। ये गलत बात है सब, आप इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं बताइए, है ना, और फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपको मैं प्यार करता हूं, आपको मैं सब चीजें समझाता हूं, तो डांटूंगा भी तो आपको मैं ही, और कौन डांटेगा। अगर आप गलत करेंगे तो मैं रोकूंगा आपको। आइए शुरू करिए, अब आप चीजों को आप शुरू करिए। देखिए अब कमेंट बॉक्स से बिल्कुल हटकर आप बिल्कुल अगले 1 घंटे कंसंट्रेट करेंगे। एकदम हट जाइए कमेंट बॉक्स से, एक एक चीज क्लियर करिए। देखिए मैंने कहा कि ए अगर ए के साथ है तो क्या स्थिति है ए आई के साथ। वैसे देखने में तो हमें 16 लग रहे हैं, लेकिन अब चीजों को आसान करते हैं। ओ टाइप का स्टेटमेंट किसी के भी साथ कोई निष्कर्ष नहीं देता, इसका मतलब 4 बाहर हो गए।
ध्यान से एक एक चीज को सुनते चलिए। ओ टाइप का स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट के साथ कोई निष्कर्ष नहीं देता। इसका मतलब है अगर ओ के साथ स्टेटमेंट आया है तो वो कोई भी निष्कर्ष नहीं देगा। अब गौर से देखिए, अब बचे 12 में से केवल 6 ही आपके काम के जिनको हम कहते हैं 6 रिलेशन। कैसे? ए प्लस ए आपको ए देता है, ए प्लस आई आपको कोई निष्कर्ष नहीं देता, ए प्लस ई आपको ई देता है, और ए प्लस ओ आपको कोई निष्कर्ष नहीं देता। इन 12 समय से हमारे काम के केवल 6 है। केवल कितने हैं? 6। ए प्लस ए हमको ए देता है, ए प्लस आई कोई निष्कर्ष नहीं देता, ए प्लस ई हमको ई देता है, और ए प्लस ओ हमको क्या देता है? ओ देता है। अब आई प्लस ए पर आते हैं। आई प्लस ए हमको आई देता है, और आई प्लस ई हमको ओ देता है। आई प्लस ए हमको आई देता है, और आई प्लस ई जो होता है वो हमको क्या देता है बताइए? ओ देता है। और इसके अलावा आई के ये दोनों ही सेगमेंट हमको कोई भी निष्कर्ष नहीं देते। ए आई के दोनों ही सेगमेंट हमको कोई भी निष्कर्ष नहीं देते। तीसरी स्थिति में जब हम चलेंगे, ई प्लस ए हमको ओ इनवर्स देता है। इसको हम इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और ई प्लस आई जो तीसरा वाला है, ई प्लस आई भी हमको क्या देता है बताओ? ओ इनवर्स देता है। इसका मतलब है ये दोनों हमको निष्कर्ष देते हैं और ये निष्कर्ष नहीं देता। और ओ का कोई भी संयोजन हमें निष्कर्ष नहीं देता। मान लीजिए हमें 2 तर्क वाक्य ऐसे दिए गए हैं जिसमें एक ए टाइप का है और दूसरा ए टाइप का है, तो वो निष्कर्ष में हमें ए देगा। एक ए टाइप का है और एक आई टाइप का है तो हमें निष्कर्ष नहीं देगा। क्लियर? तो अगर हम गौर से देखें तो देखने में तो 16 है, लेकिन हमारे काम के केवल 6 है, और इन्हीं 6 को हम कहते हैं सिलोजिज्म के 6 रिलेशन, जहां से हमें निष्कर्ष मिलते हैं। तो हम 16 में से इन 6 को अलग कर लेते हैं पहले कि हमारे 6 रिलेशन क्या है जिनसे हमें पूरे सिलोजिज्म को पढ़ना है। तो यहां पे अब हम उन 16 में से इन 6 रिलेशंस को ले रहे हैं जो हमारे काम के हैं। तो ये 6 रिलेशन हमारे क्या है बताओ? ए प्लस ए हमको क्या देगा बताओ? ए देगा। कैसे देगा मैं समझाता हूं। ए प्लस ई हमको क्या देगा बताओ? ई देगा। फिर आई प्लस ए हमको क्या देगा बताओ? आई देगा। फिर आई प्लस ई हमको क्या देगा बताओ? ओ देगा। फिर ई प्लस ए हमको क्या देगा? ओ इनवर्स। अच्छा पढ़ना सीखिएगा, स्टार मत बोलिएगा। इनवर्स साइन है। इनवर्स साइन की सिलोजिज्म में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आपको समझाऊंगा इनवर्स क्या होता है। ई प्लस ए क्या देगा? ओ इनवर्स। और ई प्लस आई भी क्या देगा? ओ इनवर्स। इन 6 के अलावा कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमें इनवर्स देगा। क्लियर? इन 6 के अलावा कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जो हमें रिजल्ट देगा। इन्हीं 6 को हम लोग कहते हैं 6 रिलेशन। सिलोजिज्म के 6 रिलेशन, जिसके हमको पूरा सिलोजिज्म सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो टोटल 16 हो सकते हैं। 16 में से हमारे काम के कितने हैं? 6 है। पहले ये बताइए कि जितनी बात मैंने बोर्ड पर लिखी है, क्या इस 6 रिलेशन तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बता, क्या ये क्लियर हुई? बताए, इतनी बात क्लियर है? बताए, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। चलिए अब देखिए 6 रिलेशन को हमें यूज कैसे करना है और कैसे चीजें होती है। अब मैं ऊपर की स्थितियों को साफ करता हूं, है ना। इन स्थितियों को साफ करके फिर आपको बेहतर स्थितियों में लाता हूं जो सवाल की स्थितियां, कैसे हम इनको साफ करते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इन 6 रिलेशन को एक कॉर्नर पे लिख दूं ताकि इस जगह को साफ कर सकूं जहां से आपको दिखे। तो ये था a प्लस ए बराबर क्या था बताओ? ए था, है ना। और इसके बाद और थोड़ी सी जगह ले लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो, हमें बोर्ड यूज करना पड़ेगा अभी। जैसे a प्लस ए क्या था बताओ? ए था। दूसरा रिलेशन a प्लस ई क्या था बताओ? ई था। तीसरा रिलेशन आई प्लस ए क्या था बताओ? आई था। चौथा रिलेशन आई प्लस ई क्या था बताओ? ओ था। पांचवा रिलेशन ई प्लस ए क्या था बताओ? ओ इनवर्स था। और छठवां रिलेशन ई प्लस आई क्या था बताओ? ओ इनवर्स था, है ना। इसी को हम क्या कहे हैं बताओ? 6 रिलेशन कहे हैं। इस टेबल को हमने यहां पे लिख लिया और इस टेबल को अब हम साफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इस को यूज करना है। देखिए किसी भी कथन से निष्कर्ष निकालने की 2 अनिवार्य शर्तें होती हैं।
जैसे हमें कोई कथन दिया गया और हमें कथन से निष्कर्ष निकालने या निष्कर्ष को प्राप्त करना है, क्लियर? तो इसकी दो अनिवार्य शर्त होती है। क्या? पहली बात तो जो दो कथन हमें दिए गए हैं उनमें सिक्स रिलेशन का होना अनिवार्य है। पहली बात, हमें जो कथन दिए गए हैं उन कथनों में सिक्स रिलेशन का होना अनिवार्य शर्त है। पहली अनिवार्य शर्त तो यह है कि सिक्स रिलेशन का होना अनिवार्य शर्त है। और दूसरी अनिवार्य शर्त यह है यहां पर कि दूसरी अनिवार्य शर्त यहां पे यह है कि जो सिक्स रिलेशन हमें दिए गए हैं उनमें सिक्स रिलेशन में इनका होना एक अनिवार्य शर्त है। और दूसरी अनिवार्य शर्त मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका, जब पहली क्लास में मैं आपको बताया था कि दो कथनों के बीच निष्कर्ष निकालने के लिए मिडिल टर्म का होना एक अनिवार्य शर्त है। दो कथनों के बीच निष्कर्ष निकालने के लिए मिडिल टर्म का होना एक अनिवार्य शर्त है, मध्य पद का होना एक अनिवार्य शर्त है। और मध्य पद आपको याद आ रहा होगा, कल की क्लास में मैंने प्रेडिकेट टर्म, सब्जेक्ट टर्म और मिडिल टर्म को आपको क्लियर किया है कि क्या होता है, क्लियर? तो अगर दो चीजें हैं तो ये हमारा निष्कर्ष किसी भी कथन से निकलेगा, लेकिन इस मिडिल टर्म को कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, क्लियर? अब यहां से आपको समझना शुरू करना है सर कि मिडिल टर्म और वैलिड मिडिल टर्म के बीच का अंतर क्या है। जैसे मैं तीन तरीके से मिडिल टर्म लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, है ना? फिर मैंने लिखा ऑल ए आर सी, क्लियर? चलिए, दूसरा मैंने लिखा ऑल बी आर ए, फिर मैंने लिखा ऑल सी आर बी, एक दूसरी कंडीशन लिखी। और यहां पे एक तीसरी कंडीशन लिखी मैंने, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, और फिर मैंने लिखा ऑल सी आर बी, ये तीसरी कंडीशन। तीन कंडीशन है ना? अब तीन कंडीशन में हमें यह देखना है कि वैलिड मिडिल टर्म की कंडीशन कौन सी है। देखिए, अब जैसे हमने देखा ये ए टाइप का है और ये ए टाइप का है। ध्यान से एक एक चीज समझिए, ये दोनों ए टाइप के हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि ए प्लस ए सिक्स रिलेशन में शामिल है, मतलब ये रिजल्ट दे सकता है। ए प्लस ए सिक्स रिलेशन में शामिल है, मतलब ये रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि पहली शर्त तो पूरी हो गई, सिक्स रिलेशन। अब दूसरा क्या है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो ऐसा टर्म होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो आपने कहा ये मिडिल टर्म दोनों में कॉमन है, ए है, कोई दिक्कत नहीं, सिक्स रिलेशन भी है, मिडिल टर्म भी है, निष्कर्ष देगा। गलत। क्यों? मिडिल टर्म है लेकिन ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं। मिडिल टर्म ही नहीं होना चाहिए। कैसा मिडिल टर्म होना चाहिए? वैलिड मिडिल टर्म होना चाहिए, वैलिड मिडिल टर्म होना चाहिए। फिर आपने कहा सर ये ए है और ये भी ए है, मैंने कहा ठीक है। और आपने कहा सर यहां पे भी मिडिल टर्म देखिए कॉमन है दोनों में, और इस टर्म को हम मिडिल टर्म करेंगे और दोनों में मिडिल टर्म यहां पे भी कॉमन है। गलत। ये ए प्लस ए सिक्स रिलेशन में तो शामिल है, लेकिन ये भी वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष नहीं देगा। क्लियर? अब वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें आपने कहा ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और इसमें आपने कहा ये सब्जेक्ट है वो ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है मैं आपको कुछ समझा चुका हूं। जब एक का सब्जेक्ट दूसरे के प्रेडिकेट को इस स्थिति में मिले, इस स्थिति को हम कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति। जैसे कैसे वैलिड मिडिल टर्म होता है? मान लीजिए यहां पे हमने एक लाइन खींची, तो पहले का प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट को, मैं बहुत मैथमेटिकली चीजों को आपको आसान कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले का प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट को 45 डिग्री पर अगर क्रॉस करता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म की कंडीशन। इसका मतलब है ये वैलिड मिडिल टर्म की कंडीशन है। ऐसी स्थिति जब मिले सब्जेक्ट प्रेडिकेट की 45 डिग्री पर, तो हम ये कहते हैं ये क्या है बताओ? वैलिड मिडिल टर्म है। अब ये ए है और ये भी ए है, और ए प्लस ए सिक्स रिलेशन में शामिल है, प्लस मिडिल टर्म भी वैलिड है। तो वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है? फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैंने लिखा ऑल डी आर जेड, फिर मैंने लिखा ऑल जेड आर एक्स, है ना? अब गौर से देखिए, ये जो जेड की स्थिति है इसका क्या है? प्रेडिकेट है, और इसका क्या है? सब्जेक्ट, और एक दूसरे को 45 डिग्री पर क्रॉस कर रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति कहते हैं। और अगर वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है और सिक्स रिलेशन पूरा है तो निष्कर्ष 100% निकलेगा, और हम निष्कर्ष को निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या निष्कर्ष निकलेगा अब बताओ? जैसे यहां पे ए प्लस ए हमको क्या देता है? ए,
अब इसको हमने क्रॉस कर दिया तो बचा क्या बताओ, ऑल ए आर बी। तो यहां पे हमने लिखा ऑल ए आर बी, है ना। अब ऑल ए आर बी जब हमने यहां पे लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लिखा ऑल ए आर बी तो इसका मतलब ये हो गया कि निष्कर्ष जो आएगा भाषा उसी से शुरू होगी। ए प्लस ए होता है, तो बताओ ए टाइप के निष्कर्ष की भाषा कहां से शुरू होती है, ऑल से। तो हमारा ये निष्कर्ष कैसा होगा, ऑल वाला होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, ऑल ए आर बी। क्लियर। तो अब आप बताओ निष्कर्ष निकालने की दो अनिवार्य शर्तें हैं, एक तो 6 रिलेशन और एक वैलिड मिडिल टर्म। अगर दोनों पूरी हैं तो निष्कर्ष निकलेगा, और अगर दोनों पूरी नहीं है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप केवल हमको ये बताइए क्या इन दोनों से आप परिचित होकर इनको समझ रहे हैं। तो मैं कुछ उदाहरण करा के आपको क्लियर करूं, क्या इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए सेकंड वाले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बेटा कॉमन है, लेकिन ये 45 डिग्री पर नहीं है। मैंने क्या कहा, 45 डिग्री पर क्रॉस होना चाहिए, ये 135 डिग्री पर क्रॉस हो रहा है और ये 90 डिग्री पर क्रॉस हो रहा है। गौर से देखिए, हमें एक ऐसा मिडिल टर्म चाहिए जो 45 पे हो, जैसे ये है और जैसे ये है। ये छोटे छोटे जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। मैं 1 मिनट कमेंट बॉक्स के पास आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड मिडिल टर्म का मतलब 45, मिडिल टर्म तो तीनों में है। अब क्लियर है, बताएं। क्लियर है? ओके, क्लियर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर तो हम सवाल कैसे लगाते हैं और निष्कर्ष कैसे लेते हैं। आइए अब मैं इसको साफ करता हूं। जैसे अब हमने देख लिया कि कोई सवाल अगर हमें दिया जाए तो हमें दो चीजें उसमें देखनी है। क्या? एक तो 6 रिलेशन हो, वो देखना है, और दूसरा क्या हो बताओ, वैलिड मिडिल टर्म हो तो वो देखना है। पहले स्ट्रक्चर को बिल्कुल धीरे धीरे और आसानी से समझिए। भले बेटा 1-1 घंटे में 2-3-4 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिलोजिज्म में ऐसा सीखना है कि आज से जीवन में सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत ना हो। अब सिलोजिज्म में ऐसा सीखना है कि आज से जीवन में सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत ना हो। आइए देखिए कैसे, अब कैसे सवालों पर आते हैं। जैसे मैंने 2 सवाल लिखे, मैं कुछ सवाल लिखता हूं सांकेतिक भाषा में। जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर सी, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, स्याही फैल गई है बेटा। 1 सेकंड रुक जाए, मैं साफ कर लूं फिर मैं शुरू करता हूं। देखिए जैसे यहां पे मैंने लिखा आपके लिए, यहां पर मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूं। यहां पे हम लोगों ने लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, ऑल ए आर सी ऑल बी आर सी। देखिए ऑल ए आर सी, फिर मैंने लिखा ऑल सी आर बी। 2 कथन दिए गए। अभी पहले धीरे धीरे सीखते हैं कि निष्कर्ष बनते कैसे, है ना, फिर निष्कर्ष हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए जैसे 2 कथन दिए गए, आपने तुरंत देखा। अब आपको जैसे कथन मिले, आपका उद्देश्य निष्कर्ष निकालना। कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? बेसिक से। आपने कहा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 6th रिलेशन में शामिल है कि नहीं। तो आपने लिखा ए प्लस ए, है ना, और ए प्लस ए आपको मालूम है कि 6th रिलेशन में शामिल है, तो आपने लिखा ए प्लस ए देता है। इसका मतलब जो निष्कर्ष आएगा वो एक ही लैंग्वेज में आएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब आपने देखा वैलिड मिडिल टर्म है कि नहीं। बिल्कुल वैलिड मिडिल टर्म है, क्योंकि मिडिल टर्म 45 डिग्री पे कॉमन है और ये वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है। इसका मतलब दोनों स्थितियां पूर्ण है, निष्कर्ष देगा। और निष्कर्ष किस टाइप का आएगा? ए टाइप का। तो ए टाइप के निष्कर्ष को हम क्या लिखेंगे बताओ? बच्चा क्या है? ऑल ए की लैंग्वेज कहां शुरू होगी? ऑल ए आर बी। तो इससे हमारा निष्कर्ष आएगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। क्लियर है? चलिए
अब जैसे मैंने दूसरा लिखा, मैंने लिखा कि ऑल ए आर सी नो बी आर ए। क्या लिखा? ऑल ए आर सी। फिर मैंने लिखा नो सी आर बी। नो सी आर बी मैंने ये लिखा। क्लियर? अब जैसे आप देख लीजिए, है ना, अब ये किस टाइप का है बताओ? ए टाइप का। और ये किस टाइप का है? ई टाइप का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ है वो नहीं लिखते, जो निष्कर्ष आता है हम निष्कर्ष की भाषा को लिखते हैं। जैसे ऑल ए आर सी और नो सी आर बी। तो पहले तो ये देखिए कि नो मतलब किस टाइप का? ई टाइप का। और ऑल मतलब किस टाइप का? ए टाइप का। अब ए प्लस ई सिक्स रिलेशन में शामिल है। पहले देखा ए प्लस ई, आपने कहा सर शामिल है, तो ये हमको ई दे रहा है। क्लियर? तो सिक्स रिलेशन में तो शामिल है। क्या वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है? जल्दी बताइए, क्या वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है? आपने कहा बिल्कुल सर वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है, क्योंकि सी से सी विच्छेद हो रहा है, सी से सी कट रहा है। क्लियर? तो अगर वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति है तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि ए प्लस ई हमको क्या देता है बताओ? ई देता है। ए प्लस ई हमको क्या देता है बताओ? ई देता है। तो अगर ई देता है तो ई की लैंग्वेज कहां से शुरू होती है? नो की से। तो अब जो निष्कर्ष जो बचा हुआ है वो नहीं लिखना है, जो निष्कर्ष का केंद्र आए उस निष्कर्ष की भाषा में उस निष्कर्ष को लिखना है। तो ई की लैंग्वेज कहां से शुरू होती है? नो से। तो हम लिखेंगे नो ए आर बी। क्या लिखेंगे? नो ए आर बी। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से, जैसे मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल एक एक शब्द शुरू से करिए। हमको कुछ समय ही लग जाएगा, लेकिन इतना मजबूत सिलोलिंग होगा कि कभी गलत नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा? नो ए आर बी। जैसे एक और उदाहरण लिया हम लोग, है ना। फिर हमने लिखा सम ए आर बी, सम ए आर बी। और फिर मैंने लिखा कि नो बी आर सी। अब जैसे ये दो आपको मिला, तो आपने कहा ये आई टाइप का है और ये ई टाइप का है। एक आई टाइप का, एक ई। तो क्या आई प्लस ई हमारे सिक्स रिलेशन में शामिल है? पहले तो यही देखना है। तो आपने कहा है, और ये निष्कर्ष में मिलकर ओ देते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वैलिड स्थिति में है? तो आपने कहा सर वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति में, क्योंकि 45 डिग्री पर काट रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष देगा। और निष्कर्ष बताओ किस भाषा में आता है? तो हम क्या लिखेंगे बताओ? सम ए आर नॉट सी। क्या लिखेंगे बताओ? सम ए आर नॉट सी। तो यहां पर हमारा ओ की लैंग्वेज क्या होती है? सम नॉट। मैं कल ही आपको परिचित करा चुका हूं। तो आपने लिखा सम ए आर नॉट सी। क्लियर? सम ए आर नॉट सी। तो इसको हम लोगों ने यहां लिख दिया और ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप ये बताइए, क्या मैं आपको जो अनिवार्य दो शर्तें बता रहा हूं कि सिक्स रिलेशन होना चाहिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, और जो आपका निष्कर्ष है सिक्स रिलेशन की भाषा से, उसी की भाषा में आपको बची हुई चीजों को लिखना है। क्या इन तीन उदाहरणों से ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? पहले ये बताएं, क्लियर है कि नहीं? बताएं, क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्लियर हो रहा है? 100% क्लियर। वेरी गुड। ओके ओके। अगर वैलिड ना हो तो आगे चलेंगे, चिंता मत करो। अभी तो वैलिड है ना बेटा। अगर वैलिड नहीं हो तो उसको वैलिड कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाऊंगा। आधा अधूरा थोड़ी ना छोड़ूंगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। क्या बात करते हो? वैलिड नहीं होगा तो वैलिड। हाँ हाँ बबलू जाटव जी, अगर वैलिड ना हो तो, अगर तुमको दौड़ने जाना है क्या? बहुत जल्दी है। अगर वैलिड नहीं होगा तो वैलिड होगा, काहे टेंशन लेते हो? हाँ बोलो बोलो। क्लियर है? चलिए आइए। बिल्कुल सही है। हर स्थिति में तो वैलिड होगा नहीं, कभी ना कभी तो इनवैलिड होगा। तो जब इनवैलिड होगा तो उसको भी वैलिड करने के तरीके हैं जो आगे बताएंगे, है ना। चिंता मत करिए, पूरा बताएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि आधा अधूरा बता के आपको छोड़ेंगे, सब सिखाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए। अच्छा, आशीष सिंह कह रहे हैं मजा खूब लेते हैं। अच्छा बेटा,
इस दिल को खिलौना से समझ के तुम खेले थे बार बार, इस दिल को खिलौना समझ के तुम खेले थे बार बार, और हम एक बार खेले तो बुरा मान गए। बोलो, क्या इरादा है? आज मैक्सवेल लाइन पे आ गया है, आज मैक्सवेल सही है, कल मैक्सवेल की डांट का असर पड़ रहा है, आज मैक्सवेल राइट है, राइट टाइम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो ओ इनवर्स देते हैं। तो पहले हमें ये सीखना है कि ओ इनवर्स क्या होता है, हम ओ इनवर्स के निष्कर्ष को कैसे लिखते हैं। जैसे ए टाइप का निष्कर्ष लिखना हम सीख गए हैं, ई टाइप का निष्कर्ष लिखना हम सीख गए हैं, ओ टाइप का निष्कर्ष लिखना हम सीख गए हैं। अब ओ इनवर्स कैसे बनता है इसको भी हमें सीखना है ना, इसको भी हमें सीखना होगा कि ओ इनवर्स कैसे बनता है। क्लियर है? आइए अब फिर कंसंट्रेट होइए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक और थोड़ा कंसंट्रेशन, ताकि जो है अच्छा टॉपिक है और मजा लेते लेते हम लोग पढ़ें। आइए अब आपको ये सिखाते हैं कि ओ इनवर्स निष्कर्ष को हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर उदाहरण में हम लोगों ने लिया, कैसे लिया? जैसे यहां पर एक वाक्य है आपका ई टाइप पर, जैसे मैंने लिखा नो टी आर क्यू, है ना। फिर मैंने लिखा ऑल क्यू आर टी, ये दो वाक्य हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा चीजें कैसे करनी है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट हो तो वो चार प्रकार का हो सकता है। क्लियर? कौन कौन सा? ए ई आई ओ, बस यही चार हो सकता है। अब ओ इनवर्स क्या है उसको हमें देखना है, ओ इनवर्स क्या है, कैसे ओ इनवर्स बनता है, इस चीज को भी देखना है। देखिए सबसे पहले तो हमने देखा ये वैलिड मिडिल टर्म है, और ये ई है और ए है, और ई प्लस ए 6 रिलेशन में शामिल है, लेकिन ये क्या देता है? ओ इनवर्स देता है। क्या देता है बताओ बेटा? ओ इनवर्स देता है। तो ओ इनवर्स हम लिखते कैसे हैं? तो अगर वाक्य चार प्रकार के होते हैं तो ये निश्चित रूप से तय है कि ओ इनवर्स ओ से ही निकलता होगा, ओ से ही मिलकर बना होगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ओ है, क्लियर, और ओ से क्या बनेगा बताओ? ओ इनवर्स बनेगा। तो पहले हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है उसको हम ओ के फॉर्म में लिखेंगे। तो ओ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ओ इनवर्स बनाना है, क्योंकि ओ से ही ओ इनवर्स बनता है। तो बताओ ओ का फॉर्म क्या होता है? सम पी आर नॉट टी। क्या लिखेंगे बताओ? सम पी आर नॉट टी, ये हम लिखेंगे यहां पे, सम पी आर नॉट टी। क्लियर? तो अब बताओ इसको अगर ओ इनवर्स बनाना है तो ओ को हम ओ इनवर्स कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान पूर्वक सीख लीजिए। अगर ओ में लिखा हुआ वाक्य है और उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट कर दिया जाए और प्रेडिकेट की तरह सब्जेक्ट कर दिया जाए, तो जो ओ होता है वही ओ इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहां पे जब ओ इनवर्स लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे सम पी आर नॉट पी। तो जब भी ओ इनवर्स आए पहले ओ में लिख लीजिए, और ओ में लिखने के बाद उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो जो ओ होता है वही ओ इनवर्स हो जाता है। तो हम कहेंगे ओ इनवर्स से हो गया। क्लियर? तो ओ से ओ इनवर्स में हम ऐसे बदलते हैं। जैसे फिर मैं आपसे लिखता हूं, फिर मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा यहां पे एक सवाल अलग से लिया मैंने, और मैंने इस सवाल में लिखा, जैसे देखो बेटा, मैंने लिखा कि नो पी आर जेड। फिर मैंने लिखा यहां पर कि सम जेड आर एक्स। उदाहरण आपने कहा ये किस टाइप का है बताओ? ये किस टाइप का है बताओ? ई टाइप का। और ये किस टाइप का है बताओ? आई। तो हमने देखा ई प्लस आई 6 रिलेशन में शामिल है, क्या देता है? ओ इनवर्स। और इसका मतलब ये देने की स्थिति में भी है क्योंकि वैलिड मिडिल टर्म है। तो सबसे पहले बताओ हम इसको ओ की लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि हमें ओ इनवर्स बनाना है। तो ओ की लैंग्वेज बोलो क्या होती है? सम। तो हम क्या लिखेंगे? सम पी आर नॉट एक्स। क्लियर? सम पी आर नॉट एक्स। और इसको हम ओ इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं अब आप लोग समझ चुके हैं। बताओ, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों को चेंज कर देना है। तो जो लिखा है सम पी आर नॉट एक्स, ये जैसे ही चेंज होगा बताओ क्या होगा? सम एक्स आर नॉट
पी, और ये ओ जो है वो क्या बन जाएगा बताओ, ओ इनवर्स बन जाएगा। तो अब आप ये बताइए, क्या ओ इनवर्स वाले निष्कर्ष आपको समझ में आए कि हम कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, समझ में आया? बताएं, बोलिए। सम एक्स आर नॉट पी, वेरी गुड, क्लियर हुआ आपको? बताएं, क्लियर है? मिरर की तरह क्रिस्टल क्लियर है, वाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आ रहा है, मजा आ गया सर। ओके, सब अच्छे से, चिंता मत करिए, बस एक एक स्टेप को धीरे धीरे क्लियर करिए, और सब स्टेप को इकट्ठा करके ऐसे चुटकियों में सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, अब जीवन में आपको सिलोलिज्म की दिक्कत नहीं होगी, है ना? हाँ, हिंदी में भी लिखेंगे, बलराम प्रजापति हिंदी में भी लिखेंगे, बोर्ड पर कम जगह है। मैं पहले ही पहचान आपको लिखवा चुका हूं कि नो का मतलब होता है कोई नहीं, सम का मतलब होता है कुछ, ऑल का मतलब सभी, और सम का मतलब कुछ, है ना? कुछ नहीं, मैं पहले ही लिखा चुका हूं। हाँ, आइए। आदित्य आदि रीजनिंग के टॉम क्रूज हैं आप, वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, एक से एक क्रांतिकारी विचार वाले लोग हैं आप लोगों के बैच में, ऐसा ऐसा लिखते हैं कि क्या बताएं। अरे टॉम क्रूज तो ठीक है, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता दो, क्लियर है? सब क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा मिडिल टर्म वैलिड ही हो, है ना? तो अब हमारा तो उद्देश्य एक ही है कि मिडिल टर्म चाहे वैलिड हो और चाहे वैलिड नहीं हो, लेकिन हमें उसको वैलिड बनाना है ना? तो वैलिड बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर में दो सुविधाएं दी गई हैं कि दो तरीके से मिडिल टर्म अनवैलिड हो सकता है, तो उनको दो सुविधाओं से हम लोग वैलिड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम उन स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे किसी ने कहा कि हिंदी में करिए, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है। जैसे मैं एक उदाहरण हिंदी में लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है आई प्लस सी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, हमने लिखा कि कुछ भारतीय अमेरिकन है ना? फिर मैंने लिखा सभी अमेरिकन गोरे हैं, है ना? तो देखिए, चाहे हम हिंदी में लिखें चाहे हम इंग्लिश में, सेंस तो वही है ना? हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा जगह लगेगी, इंग्लिश में लिखेंगे तो कम। अब कुछ भारतीय अमेरिकन है, तो आप लोग तुरंत पहचाने किस टाइप का है, आई, और एक किस टाइप का है, ए। तो आई प्लस ए सिक्स रिलेशन में शामिल है, तो क्या देगा, आई देगा। ये तो क्लियर है, और ये देने की स्थिति में भी है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 45 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहा है, तो ये रिजल्ट देगा। तो आई प्लस ए क्या देगा, आई देगा। और आई टाइप का रिजल्ट क्या होता है बताओ, आई टाइप का रिजल्ट क्या होता है बताओ? आई टाइप का रिजल्ट होता है कुछ भारतीय गोरे हैं, कुछ भारतीय गोरे हैं। एकदम मैथमेटिकल प्रोसेस है, ना कहीं गोला बनाना है ना कहीं सर्किल बनाना है, एकदम मैथमेटिकल है, और आगे की प्रोसेस भी मैथमेटिकल है। तो हिंदी अंग्रेजी का जो प्रश्न है, कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना ये बात? बोलिए। क्लियर? अब देखिए, हाँ क्लियर है। आइए अब देखिए, कुछ जैसे ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे आपको यहां तो भैया बहुत सुविधा मिल गई थी कि सीधे सीधे वैलिड मिडिल टर्म मिल गया, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आपको इस स्थिति में मिल गया कि सिक्स रिलेशन है, और आपने धाए धाए चीजों को सही कर दिया, है ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी तो ये गड़बड़ होगा। तो अगर गड़बड़ होगा तो भी हमें चीजों को सही करना है, अगर गड़बड़ होगा तो भी हमें चीजों को क्या करना है, सही करना है। कैसे सही करेंगे? देखिए, अब ऐसे कुछ प्रश्नों को लेते हैं जिसमें मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, लेकिन हमें वैलिड बनाना है, तो हम कैसे वैलिड बनाते हैं? ठीक, तो जैसे देखिए, जैसे कुछ प्रश्न है आपके यहां पे, मैं यहां पे लेता हूं। ठीक, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी सम सी आर ए, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, फिर मैंने लिखा सम सी आर ए,
क्लियर। अब जैसे आपको ये दो कथन दिए गए और आपको निष्कर्ष निकालने हैं, तो देखिए इनकी समस्याएं क्या है पहले वो सोचिए। पहले बात तो आपने देखा कि यहां पे ए है और यहां पे आई है, यहां पे ए है और यहां पे क्या है, आई है, और ए प्लस आई सिक्स रिलेशन में शामिल नहीं है। ए प्लस आई सिक्स रिलेशन में शामिल नहीं है। गौर से देखिए, आई प्लस ए तो है लेकिन ए प्लस आई नहीं है, फिर सिक्स रिलेशन में शामिल। एक दिक्कत तो ये हो गई। अब दूसरी दिक्कत क्या हो गई? दूसरी दिक्कत ये हो गई कि जो मिडिल टर्म है वो वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। गौर से देखिए, जो मिडिल टर्म है वो वैलिड मिडिल टर्म स्थिति में नहीं है, वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। दूसरी दिक्कत ये हो गई। तो पहली दिक्कत ये है और दूसरी दिक्कत ये है। अब इन दोनों दिक्कतों को हम दूर कैसे करेंगे, इन दोनों दिक्कतों को हम कैसे सही करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे, वो हमें देखना है। क्लियर। ऑल ए आर बी और सम सी आर ए, है ना, इनको हमको देखना है। कैसे देखेंगे उसको देखते हैं। देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है तो हमको फिलॉसफी की भाषा में एक रूल दिया गया है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हम फिलॉसफी के पार्ट लॉजिक का एक छोटा सा पोर्शन सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम फिलॉसफी ही पढ़ रहे हैं, है ना। और फिलॉसफी में जो दूसरा भाग होता है लॉजिक, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपका सिलोजिज्म है जो आपके सिलेबस में है। तो इस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान परिस्थिति है, लेकिन जो रूल दिया गया है उसको हम कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। बस दो रूल हमें पढ़ने हैं, आराम से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत, समझिए पहले कारण। समायोजन का सिद्धांत क्या कहता है, तो अब अपने शब्दों में आसान करते हैं। कुछ नहीं कहता है हमें। समायोजन का सिद्धांत क्या बताता है कि जो दो तर्कवाक्य हमें दिए गए हैं उनमें से किसी एक तर्कवाक्य की स्थिति को हम एक बार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है अगर सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी एक को ऊपर नीचे कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और इसी सरल बात में, इसी बात को सरल भाषा में फिलॉसफी में क्या नाम दे दिया गया, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। कैसे? जैसे ये स्थिति है, अगर हम इसको इसके नीचे लिख दें, समायोजन कर दें, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा दिया। आपको दिमाग में रखना है कि इसका ये नाम है, लेकिन आपको क्या करना है, देसी भाषा में समझना है। अगर सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले को उठा के नीचे रख दो। ऊपर वाले को जैसे ही आपने उठा के नीचे रखा तो ये क्या हो गया, ऑल ए आर बी। अब गौर से देखिए, पहले जो ये दो निष्कर्ष हमें निष्कर्ष नहीं दे रहे थे, जैसे ही हमने इसको नीचे लिखा अब ये आई प्लस ए हो गया और आई प्लस ए सिक्स रिलेशन में शामिल हो गया। अब ये आई देगा। और दूसरी बात यहां पे देखिए, ये मिडिल टर्म वैलिड मिडिल टर्म हो गया और जो निष्कर्ष नहीं मिल रहा था रूल ऑफ एडजस्टमेंट से वो निष्कर्ष अब मिल रहा है। अब बताओ वो निष्कर्ष क्या मिलेगा, बताओ, सम सी आर बी। सम सी आर बी, क्लियर। रूल ऑफ एडजस्टमेंट को क्या कहा, सम सी आर बी। क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या कहा, सम सी आर बी। क्लियर। जैसे एक और सवाल लेते हैं, हड़बड़ाइए मत, एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहां पर, क्या बताओ कि यहां पर हम लोगों ने एक सवाल लिया, जैसे मैंने लिखा कि ऑल ए आर बी। गौर से देखिए क्या लिखा हम लोगों ने, ऑल ए आर बी। और फिर हम लोगों ने लिखा दूसरे सवाल में, दूसरे कथन में हम लोगों ने लिखा नो सी आर ए, नो सी आर ए, है ना। अब हमें इसको देखना है, नो सी आर ए। तो देखो दो दिक्कतें हैं, पहले तो ये ए है और फिर ये क्या है बताओ, ई। तो ए प्लस ई सिक्स्थ रिलेशन में तो शामिल है, मतलब रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। जब तक दोनों पूरी है रिजल्ट नहीं आएगा। क्या कंडीशन पूरी नहीं है, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति में नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति में नहीं है। कैसे लाएंगे वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति में, बताओ। अब देसी भाषा में समझ लो, क्या कर सकते हैं, एक तर्कवाक्य को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप कर दीजिए, रूल ऑफ एडजस्टमेंट अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे? जैसे ए प्लस ई तो आ गया, लेकिन वैलिड मिडिल टर्म बनाना है तो बताओ इसको नीचे जब हम कर देंगे तो क्या होगा, बताओ। ये आएगा ऑल ए आर बी और ये ई प्लस ए हो जाएगा। और जैसे ये ऐसे आया, ये वैलिड मिडिल टर्म तो हो ही गया, ये छट गया क्योंकि इसको रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा दिया। और ई प्लस ए क्या होगा, ओ इनवर्स होगा। तो अब ये ओ इनवर्स रिजल्ट हमको देगा। तो ओ इनवर्स को बताओ कैसे, पहले ओ को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ, सम सी आर
नॉट बी। अब ओ को ओ इनवर्स में कैसे बदलेंगे बताओ? तो बताओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान को बदल लेंगे, सीख चुके हैं आप, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? सम बी आर नॉट सी। और तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? सम बी आर नॉट सी। आप ये बताइए, क्या अगर वैलिड मिडिल टर्म ना हो, बबलू जाटव जी बताइए, क्या वैलिड मिडिल टर्म ना हो तो उसको वैलिड मिडिल टर्म बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता, क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? कुलदीप कुमार जी, कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं, इजाजत है, कह दीजिए, बताइए। क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, आप लोगों के कमेंट अच्छे आ रहे हैं, जबरदस्त। इसका मतलब आप लोगों को मैटर क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? बोलिए, चलिए। अनिल कुमार, लॉजिकल डायग्राम पूरा तो है बेटा, लॉजिकल डायग्राम तो पूरा हो चुका है, दोनों पार्ट थे, हम लोगों ने दोनों पार्ट पूरे किए हैं लॉजिकल डायग्राम के। आप उस लिंक को देखिए। क्यों भाई, वेन डायग्राम के दोनों पार्ट पूरे पढ़े हैं ना हम लोगों ने? बताइए, फिर ये कैसे कह रहे हैं? चलिए, चलिए, ओके, अच्छे कमेंट्स हैं। अब देखो, यहां तक तो हम आ गए, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होगी, एक स्थिति ऐसी भी होगी कि हम इतना भी कर लें तब भी ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनेगा, तब हमें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी भी होगी कि हम इतना भी कर लें तब भी ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनेगा, तब हमें दूसरा लेना पड़ेगा, रूल ऑफ कन्वर्जन। कैसे? देखो, वो स्थिति कैसे होगी? जैसे एक स्थिति तो सीधे सीधे कि भाई वैलिड मिडिल टर्म ही मिल गया, एक स्थिति ऐसे कि नहीं मिला तो हमने बना लिया, लेकिन अब एक तीसरी और अंतिम और सबसे आश्चर्यजनक स्थिति ऐसी होती है, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर सी। कल हिंदी में सारे सवाल कराऊंगा, चिंता मत करिए, सवाल नहीं, अभी संकेत ले रहा हूं, सारे सवाल हिंदी में लिखे होंगे आपने। फिर मैंने लिखा ऑल ए आर बी। अब आप गौर से देखिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। कैसे? चाहे आप ऊपर नीचे कर लें और चाहे आप जो कर लें, वो वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनेगा, वो वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनेगा। क्यों? ए के नीचे ए है, अगर आप ऊपर नीचे भी करते हैं तो भी ए के नीचे ए ही रहेगा। क्या बताओ? अब ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनेगा। क्यों? रूल ऑफ एडजस्टमेंट भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों सॉल्व नहीं कर सकता? क्योंकि ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। आइए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, तो इसमें रूल ऑफ एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। तो फिर हम इसमें लगाते हैं रूपांतरण का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ कन्वर्जन। ठीक है? तो अब यहां तक की बात मैंने आज की है, यहां से हम लोगों की बात अब कल की क्लास में होगी कि अगर ये स्थिति आती है तो हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, और कल की क्लास में हम लोग सवालों पर पहुंच चलेंगे। कल की क्लास हम लोगों को सवालों में पहुंच सकेंगे। कुलदीप कुमार, मशीन इनपुट और इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में नहीं है, आप इंडिविजुअल रीजनिंग का बैच नहीं पढ़ रहे हो बेटा, आप जो है वीडियो का बैच पढ़ रहे हो, है ना? वैसे भी मैं आपको जितना आपका सिलेबस है उससे ज्यादा टॉपिक पढ़ा चुका हूं, है ना? ऐसी बातों को इंसिस्ट ना करें, क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि हमारा भी एग्जाम है थोड़े दिन बाद, और बहुत महत्वपूर्ण समय है। ठीक है? तो ऐसे प्रयास जो है, ऐसी आपकी रिक्वेस्ट ना करें कि मुझे मना करना पड़े, क्योंकि हमारी ये बाध्यता है कि हम वो टॉपिक पढ़ाएं पहले जो वीडियो के बैच में, है ना? आइए, आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे और मैं गारंटी से लेता हूं कि आप 45 प्लस करके आएंगे, है ना? आइए, क्लियर है? चलिए, अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में दूसरी क्लास का समय हो गया और हम लोग लगभग 50 मिनट आज पढ़ भी चुके हैं। अब आज के लिए इतना ही, कल जब हम लोग आएंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे।
आज की और कल के दोनों वीडियो को आपको कम से कम 2-2 बार देख के रिवाइज करना है, तब कल के लिए चीजें मजबूत हो पाएंगी। 2-2 वीडियो को दोनों बार रिवाइज करें और इसके बाद जो है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बाय बाय, टेक केयर, मस्ती से पढ़ते रहें और सारी टेंशन को मेरे ऊपर छोड़ दें, है ना। कोई टेंशन ना लें, मेरे ऊपर छोड़ दें और जो है चलें आगे और आगे बढ़ें, फिर देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। आइए, कोई दिक्कत, चला जाए। चलिए, दूसरे स्टूडियो का समय शुरू हो रहा है। हमजा हसनी सर इंतजार कर रहे हैं इंग्लिश के लिए और उनको इंग्लिश पढ़ानी है और आज चलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।